सो गाइज, चलिए अब हम देखते हैं कि जो ट्रेनिंग डाटा जनरेटर रहेगा वो कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है। ठीक है, लेट्स कॉल इट DEF ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर जनरेटर। और बेसिकली आपको करना क्या है कि आप इस फंक्शन को आप इस फंक्शन को कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स हैं वो इनपुट दे दीजिए। जैसे कि आपका ट्रेनिंग डाटा का जो डाटा फ्रेम है, यानी कि ये वही डाटा फ्रेम है जिसकी बारे में मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बात कर रहा था, यानी कि आपका ये वाला डाटा फ्रेम। ये जो डाटा फ्रेम है आपका, ये जिस भी वेरिएबल के नाम से है, या कोई दूसरा वेरिएबल बना लीजिए, एक पैरामीटर देना है आपको। तो दिस फंक्शन और दिस जनरेटर विल टेक दैट डेटा फ्रेम एज एन इनपुट। और साथ ही साथ गाइस, आपको इसको एक चीज और देनी पड़ेगी, और वो है मिनी बैच साइज। ओके, या फिर MB साइज। MB साइज। ओके, तो ये इस जनरेटर के दो इनपुट्स होते हैं। अब गाइस, आपको करना क्या है कि जो भी आपका मिनी बैच साइज आपने लिया है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लिया है, तो अब आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको इसके अंदर दो फॉर लूप लगाने हैं। ठीक है, देखिए, एक फॉर लूप तो जो है वो आपका चलेगा टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, ये जो आई का लूप है। ठीक है, सो दिस लूप, आई वुड से this loop will run for I in range. Okay. um, df dot shape 0। तो गाइस, df क्या है? df हमारा वही डेटा फ्रेम है जो मैंने अभी आपको दिखाया। और अगर आप इसका शेप निकालेंगे तो इसका शेप आपको भी पता है क्या आएगा। इसका जो शेप आएगा वो आएगा 1,12,120,5 आएगा। क्योंकि गाइस, उस डेटा फ्रेम में 1,12,120 रोज थी और 5 कॉलम थे, जिसमें से पहला कॉलम इमेज पाथ का था, सेकंड कॉलम फाइल नेम का था, थर्ड कॉलम फाइंडिंग लेवल्स का था, फोर्थ कॉलम हाइट का था, और फिफ्थ कॉलम विड्थ का था। ओके, तो ये चीज है डबल स्लैश MB साइज। यानी कि गाइस, ये जो आपका लूप है ये हाउ मेनी टाइम्स चलेगा? ये चलेगा आपका 2 ओके 22,000। ये वही वैल्यू है जो भी हमने कैलकुलेट करी थी। 22,424 टाइम्स चलेगा। ओके, सो दिस लूप विल रन फॉर दिस मच नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, अब इसके नीचे एक नेस्टेड लूप आएगा बेसिकली। ओके, इट विल बी अ नेस्टेड लूप, और इसके अंदर एक लूप और आएगा। और ये लूप कितनी बार चलेगा गाइस? ओके, तो गाइस, ये जो लूप है ये 5 बार चलेगा। ठीक है, सो दिस J इन रेंज, मैं सिर्फ यहाँ पे ये जो अंदर वाला लूप है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्पसेस के लिए लिख रहा हूँ। अब इस लूप के अंदर होगा क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जैक्टली ऐसे रहेगा कि किसी दूसरे तरीके से लिखा जाएगा ये लूप, वो तो हमें कोड लिखते समय देखना पड़ेगा। लेकिन ये लूप बेसिकली 5 बार चलेगा। ठीक है, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे, आप कह लीजिए कि MB साइज लिख रहा हूँ, बिकॉज दिस लूप विल रन फॉर 5 टाइम्स। तो MB साइज की वैल्यू 5 है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये लूप ऐसे ही लिखा जाएगा, चलेगा ये 5 बार। लेकिन अब ये लूप लिखा कैसे जाएगा वो अब हमें देखना पड़ेगा, बट इट विल रन फॉर 5 टाइम्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस लूप के अंदर होगा क्या? तो गाइज, जब ये लूप फर्स्ट टाइम, जब हमारा ऊपर वाला लूप, यानी कि ये जो फॉर लूप है, जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, तो हमें करना क्या है कि हमें अपने डेटा फ्रेम के अंदर से, जो हमारा ये डेटा फ्रेम है, इसके अंदर से हमें
स्टार्टिंग की 5 रोज का डाटा फेच करना है। स्टार्टिंग की 5 रोज का डाटा। ठीक है। और उन 5 रोज के डाटा में से हमें एक एक करके सबके इमेज पाथ फेच करने हैं। यानी कि जो 5 इमेजेस का मिनी बैच आप लेना चाहते हो, उन 5 इमेजेस के पाथ्स, वो 5 इमेजेस कहाँ पे सेव है। और गाइस, मैं एक एक करके लिख देता हूँ इसके अंदर। ठीक है। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फेच। अब इसके अंदर मैं एल्गो लिख रहा हूँ, मैं कोड तो नहीं लिखूंगा, कोड अगर लिख दिया तो फिर आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो स्टेप 1 क्या है इसके अंदर? फेच। ओके। jth मिनी बैच। jth मिनी बैच का मतलब है कि, सॉरी, ith मिनी बैच, नॉट jth मिनी बैच। फेच ith मिनी बैच। ith मिनी बैच। यहाँ पे गाइस आई से क्या मतलब है? आई का मतलब कि आप कौन सा 5 रोज का टुकड़ा उठा रहे हो। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब आप अपने डेटा फ्रेम के सबसे ऊपर वाली 5 रोज का टुकड़ा उठा रहे हो। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो आप उसके नीचे वाली 5 रोज का टुकड़ा उठा रहे हो। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो उसके नीचे वाली 5 रोज का टुकड़ा उठा रहे हो। तो 5 5 रोज के जो मिनी बैचेस हैं, वो कौन सा वाला मिनी बैच आप उठा रहे हो वो आई की वैल्यू डिसाइड करेगी। ओके। तो फेच ith मिनी बैच। ठीक है। फ्रॉम डीएफ, यानी कि जो आपका डेटा फ्रेम है उसमें से आपको ith मिनी बैच के अंदर की जितनी भी जानकारी है वो निकालनी है। एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम वाई ट्रेन। तो गाइस एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को वाई ट्रेन भी पास कर देता हूँ। ये जो जनरेटर है हमारा, इसके अंदर वाई ट्रेन भी है। ठीक है। इसका मतलब गाइस आप जो भी 5 रो के इंडिसेस अपने डेटा फ्रेम में से फेच कर रहे हैं, वही सेम 5 रो के इंडिसेस आप अपने वाई ट्रेन में से भी फेच करेंगे। ठीक है। तो गाइस बेसिकली ये फेच करने पर तो आपको पता है आपको क्या मिलेगा। 5,14 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है। लेकिन ये तो हमारा वाई ट्रेन में से मिनी बैच निकाल लिया हमने। लेकिन एक्सटेंड भी तो चाहिए। तो गाइस एक्सटेंड क्या होगा? वेल, अब हम एक्सटेंड बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ ये अंदर वाले फॉर लूप के अंदर होंगे, यानी कि जे के फॉर लूप के अंदर होंगे। जे का लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। ठीक है। तो ये 5 बार का जो लूप है ये क्या करेगा, ये एक मिनी बैच निकालने का काम करेगा। ओके। तो पहले हमने डेटा फ्रेम में से 5 रोज फेच करी, और हमने अपने वाई ट्रेन में से भी 5 रोज फेच कर ली। तो यहां से हमें 5,14 की मैट्रिक्स मिल गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमें एक्स ट्रेन नहीं मिला है। एक्स ट्रेन भी चाहिए हमें। एक्स ट्रेन कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा एक्स ट्रेन? तो गाइज एक्स ट्रेन के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो हमने 5 रोज फेच करी हैं डीएफ में से, हम एक एक करके उन रोज के इमेज पाथ वाली वैल्यू पे जाएंगे। और हमें तो फेच, यहां पे मैं लिख देता हूं फेच। फेच। ओके। jth fetch image path of fetch image path of jth row of ith mini batch। यानी कि जो सेकंड स्टेप आपको करना है वो क्या करना है कि आपको jth रो पिकअप करनी है ऑफ ith मिनी बैच। तो j की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी? 0 1 2 3 4। और आई की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी? 0 से लेकर के 22,423 तक चलेगी।
ठीक है, तो हमें इमेज पाथ ऑफ जेथ रो ऑफ ith मिनी बैच फेच करना है। अब हमें क्या करना है स्टेप 3 में? ओके, रीड द इमेज at the jth image path of ith mini batch. ओके, तो हमें इमेज को रीड करना है। इमेज रीड करने के लिए आप दो में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो। या तो आप ओपन सीवी लाइब्रेरी का cv2.im रीड फंक्शन यूज कर सकते हो, या फिर आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का plt.im रीड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको रीड करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको पिक्सल्स का नंपाई एरे मिलेगा। यानी कि आपको अपनी ओरिजिनल जो एक्सरे इमेज होगी उसके पिक्सल्स मिलेंगे आपको एक नंपाई एरे की फॉर्म में। तो नंपाई एरे ऑफ पिक्सल्स। इस नंपाई एरे का साइज कितना होगा? वेल गाइस, इस नंपाई एरे का साइज उतना ही होगा जो इमेज हाइट और विड्थ वाले कॉलम में लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपका जो मिनी बैच है वो I=0 वाला मिनी बैच है, यानी कि जो 5 रोज आपने उठाई है वो स्टार्टिंग की 5 रोज उठाई है, वहां पे आई की वैल्यू 0 थी। और अगर इन 5 रोज की फर्स्ट रो अगर आप पिकअप करते हो तो उसमें उसके इमेज पाथ पे जा करके जब आप अपनी इमेज को रीड करके नंपाई एरे ऑफ पिक्सल्स निकालोगे, और अगर उस नंपाई एरे का शेप निकालोगे आप, तो उसकी जो शेप आएगी वो यही आएगी गाइस, जो यहाँ पे लिखी होगी, सेम आएगी। ओके, तो दैट इज वेयर वी आर वेरीफाइंग कि हम सही चीज रीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारी जो उस स्पेसिफिक रो में जो इमेज हाइट और विड्थ की जो डाटा दे रखा है वो क्या इस नंपाई एरे ऑफ पिक्सल डॉट शेप से मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो आपके पास एक नंपाई एरे ऑफ पिक्सल्स आ गया गाइस। ठीक है, देखिए ओरिजिनली हमारी जो एक चेस्ट एक्सरे इमेज है ना वो बहुत बड़ी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इट इज अराउंड 3000 पिक्सल्स बाई 2000 पिक्सल्स। मतलब अगर मैं एवरेज साइज की बात करूं तो लमसम आई वुड से कि ये 3000 बाई 2000 पिक्सल्स की इमेज होनी चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी बिग इमेज। ठीक है, तो इतनी बड़ी इमेज हम अपने CNN के अंदर डालना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल बी कंज्यूमिंग लॉट ऑफ मेमोरी। आप मिनी बैच में भी अगर इसको ट्रेन कर रहे हो ना तो भी ये बहुत मेमोरी कंज्यूम करेगा। वी कैन नॉट अफोर्ड सच लार्ज साइज ऑफ अवर नंबर या सच लार्ज साइज ऑफ अवर इमेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, हम इसको ये जो नंबर एरे आया है हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम इसे रीसाइज कर देंगे। रीसाइज द numpy array, okay, of pixels, okay, to a smaller size. Okay, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम अपनी एक्सरे इमेज के साइज को घटा रहे हैं ताकि हमें इतनी बड़ी इमेज इंसर्ट ना करनी पड़े CNN के अंदर, हमारे मॉडल के अंदर। बिकॉज गाइज हमारा मॉडल इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि उसके वेट्स की जो मेट्रिसेस होंगी वही इतनी मेमोरी कंज्यूम करेंगी, और आप ऊपर से ऑलरेडी एक इतनी बड़ी इमेज इंसर्ट कर रहे हो मॉडल के अंदर, तो वो और भी ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। और ऐसे में हो सकता है कि मिनी बैच में भी ट्रेन कराने के बावजूद आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, बिकॉज स्टिल इट विल बी कंज्यूमिंग लॉट ऑफ मेमोरी। तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हम रीसाइज कर रहे हैं इसको टू अ स्मॉलर साइज। अब गाइस वो साइज कितना होगा जो स्मॉलर साइज होगा? देखिए टिपिकली जो साइज यूज किया गया है, यूजली फेमस जितने भी हमारे प्री ट्रेन्ड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जैसे कि एलेक्स नेट है,
ZF नेट है, VGG16 है, 19 है, रेजनेट 50 है, रेजनेट 101 है, रेजनेट 152 है। इसमें जो टिपिकल साइज यूज किया गया है वो है 224,224। तो इसका मतलब आपकी जो ओरिजिनल इमेज आपने 5 पे जाके रीड कराई, पता चला वो तो बहुत बड़ी आ रही थी, मतलब उसका शेप जब आपने निकाला तो उसका जो शेप आ रहा था वो 3000, 2000 पिक्सल्स का आ रहा था। लेकिन फिर आपने एक फंक्शन की मदद से इसको रीसाइज कर दिया टू 224,224। और गाइज ये काम बड़े आसानी से एक फंक्शन के द्वारा किया जा सकता है। लेट्स से ओपन सीवी लाइब्रेरी का रीसाइज फंक्शन है, या फिर आप PIL लाइब्रेरी का भी कोई फंक्शन यूज कर सकते हो। पाइथन में लाइब्रेरी होती है पिल लाइब्रेरी, उसका भी कोई फंक्शन यूज कर सकते हो। दोनों में से किसी भी लाइब्रेरी का आप रीसाइज फंक्शन यूज कर सकते हो, जो इसको आपके प्री डिफाइंड साइज पे नंपा एरे को छोटा कर देगा, रीसाइज कर देगा। ओके। और गाइस फिर आपको क्या करना है कि ये जो रीसाइज्ड एरे आया है आपके पास, ठीक है, इस एरे को आपको एक ब्लैंक लिस्ट के अंदर अपेंड कराना है। ठीक है। और उस ब्लैंक लिस्ट का नाम क्या होगा गाइस? उस ब्लैंक लिस्ट का नाम होगा एक्सट्रेन। तो एक्सट्रेन डॉट अपेंड resized numpy array of resized numpy array of, ठीक है, pixels, resized numpy array of pixels of jth row of ith mini batch। ओके, अपेंड करा दिया आपने। अब गाइज जो वाई ट्रेन बनाने वाला काम था ना, जो कि हमें 5,14 का बनाना था, कायदे से देखा जाए तो ये काम आपको लूप के अंदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ नंपा एरे को स्लाइस करना है। तो उसके लिए लूप चलाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बाहर भी स्लाइस कर सकते हो, यानी कि इस लूप के बाहर भी स्लाइस कर सकते हो। या तो आप इस लूप से पहले स्लाइस कर लो, यानी कि जे के लूप से पहले स्लाइस कर लो, या जे के लूप के बाद स्लाइस कर लो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ओके। लेकिन जो एक्स ट्रेन बनाने वाला काम है वो इस जे के लूप के अंदर होगा। और गाइज अब आप जैसे ही इस लूप से बाहर आओगे तो आपको क्या करना है? आपको बेसिकली दो नंपाई एरेज मिलेंगे। अच्छा, एक काम और करना है आपको, 6 स्टेप। अब ये जो 6 स्टेप है ये जे के लूप से बाहर होगा, जे के लूप से बाहर। ठीक है। दिस स्टेप विल बी आउटसाइड ऑफ द जेथ लूप, यानी कि आई की लूप के अंदर होगा लेकिन जे के लूप से बाहर होगा। और वहां पे आपको क्या करना है? एक्स ट्रेन इक्वल्स टू np डॉट एरे एक्स ट्रेन, यानी कि जो आपने ऊपर लिस्ट में अपेंड किए थे 5 अपने नंबर एरेज, क्योंकि जे का लूप तो 5 बार चल रहा था, तो 5 बार आप 5 बार में से हर बार आप एक पाथ पे जाओगे, इमेज रीड कराओगे, नंबर एरे ऑफ पिक्सल मिलेंगे, रीसाइज करोगे, फिर उसको एक लिस्ट में अपेंड करोगे। तो इसका मतलब एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर 5 नंबर एरेज होंगे। और जे का लूप खत्म होते ही जो 6 स्टेप है आपका, वो जे के लूप से बाहर आते ही आपने क्या किया? उसको नंबर एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब गाइस जो 7 स्टेप है जो आपको आई के लूप के अंदर करना है, जे के लूप से बाहर, आई के लूप के अंदर। ओके। वो 7 स्टेप क्या है? यील्ड एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। बन गया भाई साहब आपका ट्रेनिंग डाटा जनरेटर। बस इतनी सी बात थी। ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपली एक हमने जनरेटर बनाया है जो कि हर 5 इमेजेस का एक
कंबाइंड नंपाई एरे बनाएगा, हर 5 इमेजेस के पिक्सल्स का एक कंबाइंड नंपाई एरे बनाएगा, और उनके लेबल्स का एक कंबाइंड नंपाई एरे बनाएगा। अब गाइस इसकी जो शेप होगी एक्स ट्रेन की, जो ये यील्ड करेगा आई के लूप के अंदर, ये कितनी होगी इसकी शेप होगी 5,224,224,3। ठीक है। अगर हमारी इमेज बेसिकली कलर्ड इमेज होती है, अगर कलर्ड इमेज नहीं है, ग्रे स्केल है, तो 5,224,224,1 कर देगा, अदरवाइज 3 करेगा, डिपेंड्स बेसिकली। और मुझे लगता है ट्रेनिंग डाटा में हमारी जो इमेजेस हैं वो ग्रे स्केल है, तो 5,224,224,1 करेगा। वाई ट्रेन क्या करेगा गाइस? 5,14 करेगा। बस अगर आपका जनरेटर इन दो चीजों का पेयर रिटर्न कर रहा है, सॉरी यील्ड कर रहा है, देन इट मींस आपने जो जनरेटर बनाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब गाइस चेक कैसे करेंगे? ठीक है। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कॉल करा लेंगे, जैसे हम किसी फंक्शन को कॉल कराते हैं और कॉल कराते ही वो हमें कुछ रिटर्न कर देता है, वैसे जनरेटर को भी कॉल करा लेंगे। है तो ये भी फंक्शन की तरह ही, बस फर्क कितना है कि आपने रिटर्न हटा के यील्ड लिख दिया। ठीक है। गाइस ऐसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो जनरेटर्स होते हैं ना, वो लेजी फंक्शंस होते हैं। जनरेटर्स आर एक्चुअली लेजी फंक्शंस। ओके। जनरेटर्स आर लेजी फंक्शंस। देखिए ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, पर अगर आपको नहीं पता है तो FYI बता देता हूं कि पाइथन में किसी भी कंप्यूटेशन को करने के दो मॉडल्स हैं। एक को हम कहते हैं, या किसी भी कैलकुलेशन के रिजल्ट को इवैल्यूएट करने के दो मॉडल्स हैं। एक को हम कहते हैं ईगर इवैल्यूएशन, और एक को हम कहते हैं लेजी इवैल्यूएशन। देखिए ईगर इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जब आप किसी भी कैलकुलेशन के कोड को कॉल कराते हो या रन करते हो, तो आपको फौरन उसका रिजल्ट मिल जाता है। लेजी वैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता। लेजी वैल्यूएशन में बेसिकली पाइथन क्या करती है कि उस रिजल्ट को निकालने के लिए आपने जो भी कैलकुलेशंस एक सीक्वेंस में करी है, उस सीक्वेंस को स्टोर करा के रख लेता है पाइथन। और जब आप उसे कॉल करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं देता, लेकिन उस सीक्वेंस को स्टोर करा के रख लेता है। यानी कि अगर कल को आपको उस कैलकुलेशन का रिजल्ट चाहिए हो, तो उस रिजल्ट को निकालने के लिए उसे जो जो स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे वो सेव करा के रख लेता है। रिजल्ट नहीं देगा, उस समय नहीं देगा, जब आपको जरूरत होगी तब देगा। ईगर इवैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता। ईगर इवैल्यूएशन में आप जैसे ही किसी कैलकुलेशन को कॉल करोगे या उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो फौरन आपको उसका रिजल्ट निकाल के दे देगी ईगर इवैल्यूएशन, यानी कि फौरन वो कैलकुलेशन उसी समय पे करने लग जाएगी। अब आप कहोगे कि तो अच्छा तरीका तो ईगर ही है, क्योंकि हम जैसे ही कोई कैलकुलेशन का कोड चला रहे हैं हमें खटाक से आंसर मिल जा रहा है, तो ये तो ज्यादा अच्छा तरीका है। तो फिर आपने लेजी फंक्शन क्यों यूज किया हुआ है यहाँ पे? जनरेटर जैसी चीज जो कि लेजी होती है, ये क्यों यूज करी? ये तो और नुकसान वाली चीज है, क्योंकि ये तो रिजल्ट हमें दे ही नहीं रही जब हमें चाहिए, और ये दे नहीं रही रिजल्ट, तो स्लो पड़ रही है। ठीक है। गाइस बात यहाँ पे स्पीड की नहीं है, बात यहाँ पे है मेमोरी कंजम्पशन की। ओके। बात यहाँ पे मेमोरी कंजम्पशन की है। देखिए कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पे हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। और डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने का सिनेरियो ऐसा ही एक सिनेरियो है जहां पे हमारे लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि मेमोरी कंजम्पशन हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है, भले ही रिजल्ट हमें थोड़ा स्लोली मिले, दैट्स फाइन। ठीक है। तो वो चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं? लेजी इवैल्यूएशन से अचीव कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर लेजी इवैल्यूएशन से
मेमोरी कंजम्पशन का क्या लेना देना। ठीक है। तो गाइज होता क्या है कि जब भी हम कोई पीस ऑफ कोड अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन करते हैं और अगर हमें उसका इंस्टेंट आंसर मिलता है, तो होता क्या है कि उस कोड से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उसका जो पूरा, जो आप कह सकते हो कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम होता है या उस प्रोग्राम के अंदर लिखे गए जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और उससे जुड़ा हुआ जितना भी डाटा होता है जो उस कैलकुलेशन को करने में यूज हो रहा है, वो सारी चीजें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसी के उसी समय रैम में ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हमें फौरन रिजल्ट चाहिए, हमें डीले नहीं करना। ठीक है। भले ही अभी हम उस रिजल्ट का आगे एट दैट फ्रैक्शन ऑफ टाइम और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूज नहीं करने वाले, लेकिन वो करेगा हमारे लिए उसी समय पे। लेकिन उस चक्कर में वो क्या करेगा, मेमोरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि जब जब हमें रिजल्ट चाहिए होगा तब तब वो उस रिजल्ट को करने के लिए जो भी कोड के स्टेटमेंट्स थे, जो भी उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो भी हमें डाटा चाहिए था, वो सारी चीजें उठा के उसने रैम में डाल दी। अब गाइस वो डाटा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो उस समय आपका मेमोरी कंजम्पशन होगा। ठीक है। वेयर एज ऑन द अदर साइड जो लेजी फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेमोरी, जब आप उन्हें कॉल करोगे तो वो मेमोरी में उस समय प्रोग्राम नहीं डालेंगे, ना उस कैलकुलेशन को करने के लिए जो आपको डाटा चाहिए ना वो डालेंगे, बल्कि वो कैलकुलेशन को करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे उन स्टेप्स को डैग की फॉर्म में रैम के अंदर डाल देंगे। डैग की फॉर्म में, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, ये बहुत कम मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है। तो फिर आप कहोगे कि सर अब जब मुझे किसी लेजी फंक्शन से मान लीजिए किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट चाहिए, मुझे उस रिजल्ट को कहीं यूज करना है, लेकिन अब तो मुझे रिजल्ट चाहिए ना। ओके। तो मैं कहाँ से लेके आऊंगा वो रिजल्ट। तो गाइस उसके लिए होता क्या है कि जितने भी लेजी फंक्शंस होते हैं, जैसे जनरेटर्स आर लेजी फंक्शंस, हमने एक जनरेटर बनाया है यहाँ पे और ये एक लेजी फंक्शन है। अब गाइस जब आप जनरेटर को कॉल करोगे तो कॉल करने पर तो देखो आपको कुछ आंसर तो देगा नहीं। कॉल करने पर तो ये क्या करेगा, ये एक डैग बना के मेमोरी में सेव करा देगा, क्योंकि इसके लिए अभी मेमोरी कंजम्पशन मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे इंस्टेंटली रिजल्ट की जरूरत नहीं है। तो जब मुझे अभी इंस्टेंटली रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है तो मैं रैम में सारे का सारा कोड और डाटा क्यों डालूं। एंड दैट इज वेयर लेजी फंक्शन कम्स इन, क्योंकि ये हमारे लिए मेमोरी कंजम्पशन नहीं होने देते। दे गिव मोर प्रायोरिटी टू मेमोरी कंजम्पशन। तो डैग की फॉर्म में ये वो सारे स्टेप्स सेव करा के मेमोरी में डाल देते हैं, जो कि बहुत कम स्पेस लेता है। ना डेटा डालते हैं ना प्रोग्राम डालते हैं, बल्कि उस कैलकुलेशन को करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए उन स्टेप्स का डैग बना के मेमोरी के अंदर डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जब भी आप किसी जनरेटर को कॉल करोगे ना, जैसे मान लीजिए आपने अब ये जनरेटर बना दिया, आपने अब इस जनरेटर को कॉल किया, तो लेट्स से डाटा जेन इक्वल्स टू ट्रेनिंग डाटा जनरेटर, ट्रेनिंग डाटा जनरेटर, और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे जनरेटर के पैरामीटर्स थे, यानी कि हमारा जो डाटा फ्रेम था, डीएफ, जो भी आपका नाम रहा हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके डेटा फ्रेम का नाम था डेटा एंट्री। ठीक है। डेटा एंट्री कॉमा मिनी बैच साइज, गाइस मिनी बैच साइज 5 था, और कॉमा जो भी आपको वाई ट्रेन जो मैट्रिक्स थी आपकी 1,12,120 की, वो आपने दे दी इसको। ठीक है। सॉरी, ये कॉल हो रहा है। तो गाइस जब ये कॉल हुआ, अब आप अगर डाटा जेन को प्रिंट करोगे ना गाइस, तो कायदे से अगर ये कोई ईगर फंक्शन होता ना, तो डाटा जेन को प्रिंट करते ही आप देख रहे होते कि हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता, और वो रिजल्ट क्या होता, दो चीजों का पेयर होता, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन कितना होता, 5,224,224,1, और वाई ट्रेन होता 5,14। लेकिन सरप्राइजिंगली यहां पे आप देखोगे कि इस डाटा जेन को प्रिंट कराने पर हमें एक बहुत अजीब सा हेक्साडेसिमल एड्रेस टाइप की चीज मिलेगी।
अब ये हेक्साडेसिमल एड्रेस क्या है गाइस? ये एड्रेस मेमोरी लोकेशन का वो एड्रेस है जहां पे डैग पड़ा हुआ है, जहां पे डैग पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब गाइस ये हमें इंस्टेंट आंसर नहीं दे रहा। ये कह रहा है कि जब तुम्हें जरूरत होगी ना, जब तुम मेरे से रिक्वेस्ट करोगे कि तुम्हें आंसर चाहिए या तुम्हें ये पेयर चाहिए, तब मैं अंदर की सारी कैलकुलेशन करके तुम्हें वो पेयर निकाल के दूंगा। पहले से नहीं करूंगा मैं कैलकुलेशन, क्योंकि हो सकता है कि अभी मुझे इस पेयर की इंस्टेंटली जरूरत ना हो, आगे जा करके पड़े। तो जब पड़ेगी तब मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पेयर दो, तो ये मुझे पेयर निकाल के देगा। तो इसका मतलब गाइस अननेसेसरीली हम प्रायरली अपनी मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रहे फालतू में। जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। अब मान लीजिए हमको जरूरत है, हमें पेयर चाहिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारा ट्रेनिंग डाटा जनरेटर सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे रिक्वेस्ट करें हम इससे? गाइस कोई भी जनरेटर फंक्शन जो होगा, कोई भी जनरेटर फंक्शन, ठीक है, या कोई भी लेजी फंक्शन, कोई भी जनरेटर जो हम बनाएंगे, उससे डेटा रिक्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। यानी कि जब आप उससे कहो कि भाई मुझे ये पेयर दो, निकाल के कैलकुलेशन करके मुझे पेयर दो। कौन सी कैलकुलेशन? जो नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हो रही है वो कैलकुलेशन, वो सारी कैलकुलेशन करके मुझे ये दो पेयर, दो चीजों का पेयर निकाल के दो। तो ये चीज करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप एक काम करिए, आप डाटा जेन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और ब्रैकेट, इसको चला दीजिए। गाइस जैसे ही आप इसको रन करेंगे ना, ये आपको 5 रोज के मिनी बैचेस के ऊपर सारी कैलकुलेशन करके एक 5,224,224,1 और 5,14 का एक मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, और बस फिर आप कुछ मत करिए, चेक कर लीजिए कि क्या ये जो दो मैट्रिसेस आ रही हैं इसका शेप सही है। यानी कि आप कुछ मत करिए, आप एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन इक्वल्स टू डाटा जेन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट, ये चला लीजिए। और उसके बाद एक्स ट्रेन की शेप देख लीजिए और वाई ट्रेन की शेप देख लीजिए। एक तरीका तो ये है, लेकिन गाइस ध्यान रहे कि ये सिर्फ आपको एक ही बार कैलकुलेशन करके देगा। यानी कि सिर्फ 5 रोज के ऊपर ही कैलकुलेशन करके देगा। ये 22,424 टाइम्स कैलकुलेशन नहीं करेगा, एक ही बार करेगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है गाइस? अगर हमें मान लीजिए 22,424 टाइम बार 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 की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो गाइस आप कुछ मत करिए, आप अपने जनरेटर के ऊपर एक लूप चला दीजिए। यानी कि फॉर एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ठीक है, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन इन, ओके, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन इन डाटा जेन, दैट्स इट। और गाइस आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपको बार 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 पांच पांच कर करके छोटे छोटे टुकड़े रिटर्न करता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अपकमिंग लेक्चर में, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया दिया है। तो आपको अल्टीमेटली गाइस अब करना क्या है? आपको एक ट्रेनिंग डाटा जनरेटर बनाना है, जिसके स्टेप्स ये हैं। दो लूप होंगे, एक फंक्शन बनेगा, उसके अंदर आपको नेसेसरी इनपुट पैरामीटर्स देने हैं। दो लूप होंगे, एक आई का एक जे का। आई काउंट करेगा कि आप कौन से वाले मिनी बैच पे हो, जे काउंट करेगा कि उस मिनी बैच की कौन सी वाली रो पे हो आप। टोटल रोज कितनी होंगी? जितना मेरा एक मिनी बैच का साइज होगा, 5 10 जितना भी लेना चाहो आप। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी मिनी बैच साइज आप ले रहे हो, दैट शुड कंप्लीटली डिवाइड दिस नंबर। यानी कि
जो भी मिनी बैच साइज मैं ले रहा हूं वो 1,12,120 को इवनली डिवाइड करना चाहिए। ओके, तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दिस। ठीक है, और जो भी मिनी बैच साइज आपने लिया है, जे का जो लूप है उतनी बार चलेगा। ठीक है, और उस लूप के अंदर आपको ये सारा काम करना है। ठीक है, यानी कि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन निकालने वाला, वाई ट्रेन निकालने वाला काम लूप से पहले करना है, क्योंकि वो लूप से पहले किया जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो काम आप लूप के अंदर भी कर सकते हो, बट वो लूप के बाहर भी किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली बस हमें स्लाइसिंग ही करानी है 5 रोज के 14 डायमेंशन वेक्टर्स की। ठीक है, लेकिन गाइस जो एक्स ट्रेन बनाने वाला काम है वो आपको लूप के अंदर ही करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 2 3 4 5, और जो 6 स्टेप है वो जे वाले लूप से बाहर होगा, लेकिन आई वाले लूप के अंदर होगा। मेक श्योर नहीं, अब मैं इसमें मेक श्योर वाली कोई बात नहीं बोलूंगा, ये तो आपको खुद सोचना है कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। और गाइस 7 स्टेप में आप यील्ड कर दोगे। ये यील्ड वाला काम भी आई वाले लूप के अंदर होगा, जे वाले लूप से बाहर होगा, आई वाले लूप के अंदर होगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ ट्रेनिंग डाटा जनरेटर। और गाइस आप कोई सा भी डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट उठा लीजिए, बड़े से बड़ा मॉडल उठा लीजिए, उसमें आपको एक ट्रेनिंग डाटा जनरेटर तो दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा ही होगा, वो हमेशा एक पेयर ही रिटर्न कर रहा होगा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का। ठीक है, तो देखिए चीजें बहुत सिमिलर है, सेम तरीके से हो रहा है काम। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।